लाइक दैट्स इट, आवर लाइफ इज डन। हमें नहीं पता जलाएंगे, मारेंगे, बुचर करेंगे। धमकियां मिल रही थी, मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से। 19 जनवरी तब भी हमने शायद, या मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा कि दिस इज फॉर एवर। आज पूरा देश अलग अलग खबरों में व्यस्त है। राजनीति की खबरों में व्यस्त है, मौसम की खबरों में व्यस्त है, खेलों की खबरों में व्यस्त है, या फिर आप जीवन में अपने अपने जो संघर्ष हैं जीवन के, उनमें व्यस्त हैं। लेकिन एक ऐसी खबर है जिससे 30 साल से जिसे आप अनसुना करते आ रहे हैं, उस खबर पर हमारा देश पिछले 30 साल से सो रहा है। आज हम आपको कश्मीरी पंडितों पर अपनी सीरीज का दूसरा एपिसोड दिखाएंगे और आपको जगाने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में रहने वाले लाखों हिंदुओं को आज से 30 साल पहले कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, सिर्फ धर्म के आधार पर। लाखों कश्मीरी पंडितों के सामने सिर्फ 3 विकल्प रखे गए थे। पहला विकल्प ये कि वो इस्लाम कबूल कर लें, यानी हिंदू से मुसलमान बन जाएं। दूसरा ये कि वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं, अपना घर बार सब भूल जाएं। और तीसरा ये कि वो मरने के लिए तैयार हो जाएं। सोचिए, एक आजाद देश में वहां के नागरिकों के सामने जब ऐसे विकल्प रखे जाते हैं, तब सही मायने में उस देश के संविधान को कितनी चोट पहुंचती है, या फिर तब जब वो देश सताए हुए लोगों को नागरिकता देता है, संविधान को तब चोट पहुंचती है। आज की स्थिति को अगर आप देखें तो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि धार्मिक आधार पर पड़ोसी देशों में सताए गए कुछ अल्पसंख्यकों को भारत नागरिकता देना चाहता है। सिर्फ इतने से संविधान खतरे में पड़ गया। लेकिन 30 साल पहले जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था। तब किसी ने यह नारा नहीं लगाया कि संविधान खतरे में है। किसी को भी रातों रात उसका घर छोड़कर जाने के लिए कह देना, ऐसा ना करने पर उसे और उसके परिवार को मार डालना, या फिर उसे अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर कर देना, यह किसी आजाद और लोकतांत्रिक देश के लक्षण हो ही नहीं सकते। लेकिन इस आजाद देश ने, इस लोकतांत्रिक देश ने जिसका नाम है भारत, उसने ये सब कुछ होने दिया। इस सब कुछ, सारी घटनाओं को सहर्ष स्वीकार कर लिया। आज से 30 वर्ष पहले कश्मीर में वहां रहने वाले पंडितों के साथ ऐसा ही अधर्म हुआ था। तब किसी ने भी इस अधर्म के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई नारेबाजी नहीं की। रातों रात कश्मीरी पंडितों की आजादी छिन जाने का विरोध किसी ने नहीं किया। सरकार से कोई सवाल नहीं किए गए। आज लोगों को बड़ी इस बात से परेशानी होती है कि सरकार से सवाल नहीं पूछे जा रहे। लेकिन आज हम ये पूछना चाहते हैं, ये सारे डिजाइनर पत्रकार, ये सारे विपक्षी दल, ये सारे बुद्धिजीवी, ये सारे लिबरल्स, 1990 में इन्होंने सरकार से एक भी सवाल तब क्यों नहीं पूछा जब कश्मीरी पंडितों की खुलेआम हत्या हो रही थी, धर्म के आधार पर उन्हें वहां से भगाया जा रहा था। तब इनमें से किसी ने भी एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा? तब किसी ने सड़कें जैम नहीं की, तब किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, और इन कश्मीरी पंडितों ने तब, सबसे बड़ी बात यह है, बंदूक नहीं उठाई, हिंसा नहीं की, मुसलमानों की हत्या नहीं की, और अपने देश के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, और ना ही इन्होंने कभी आजाद देश की मांग की। जबकि आज जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने की बात हो रही है, तब इस कोशिश को देश के कुछ मुसलमान नेता या अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया जा रहा है। कश्मीरी पंडित भी तब कश्मीर में अल्पसंख्यक थे और वहां सैकड़ों वर्षों से ये रहते आ रहे थे। लेकिन अचानक कुछ लोगों को यह लगने लगा कि कश्मीर तो सिर्फ मुसलमानों का है, कश्मीरी मुसलमानों का है, कश्मीरी पंडितों को यहां रहने का कोई हक नहीं। इन आतंकवादियों और कट्टरपंथियों ने रातों रात कश्मीर की 1100 से ज्यादा मस्जिदों से यह ऐलान करने शुरू कर दिए कि हिंदू कश्मीर छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा। और देखते ही देखते इस ऐलान पर अमल शुरू हो गया। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक 5 से 7 लाख कश्मीरी पंडितों ने अपने घर बार उस जमाने में छोड़ दिया, या आप कह लीजिए उन्हें छोड़ देने पड़े, और वो जम्मू समेत देश के दूसरे हिस्सों में रिफ्यूजियों जैसी जिंदगी बिताने पर मजबूर हो गए। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह रहे, यानी देश के 5 से 7 लाख नागरिकों को अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। और ये सारे लोग 30 साल के बाद भी आज भी
शरणार्थियों की तरह ही रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी भी देश के शहरों को बंधक नहीं बनाया, सड़कों को बंद नहीं किया, जैम नहीं किया और अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं और बच्चों का भी कभी सहारा नहीं लिया। जबकि दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं को आगे करके, बच्चों को आगे करके नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये शाहीन बाग की शानदार महिलाएं हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं और आजादी के नारे लगा रही हैं। यानी यहां पर महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे 30 साल पहले कश्मीर में भी ऐसे ही महिलाओं का इस्तेमाल हुआ था। आपको हैरानी होगी, 30 साल पहले कश्मीर में ऐसे ही महिलाओं का सहारा लेकर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भी एक मुहिम चलाई गई थी। पुरुषों ने हिंदू पंडितों के खिलाफ बंदूक उठा ली थी, तो महिलाएं इसी तरह के कैंपेन चलाकर सड़कों पर आजादी के नारे लगा रही थी। कश्मीर से निकाले गए पंडितों के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को आतंकवादियों की ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। सवाल यह है कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों में क्या महिलाओं का इस्तेमाल एक रणनीति की तरह होता है? आज हमारे पास कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों की सबसे बड़ी गवाही अमेरिका से आई है। ये गवाही कश्मीर छोड़कर अमेरिका में बस गए कुछ कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं ने दी है। ये इंटरव्यू जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये हमने एक डॉक्यूमेंट्री से निकाले हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में उन कश्मीरी पंडितों के बयान हैं जो कश्मीर छोड़कर अमेरिका में बस गए, या कह लीजिए उन्हें छोड़कर वहां बसना पड़ा, भागना पड़ा। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण क्रिएटिव हिंदू अलायंस एंड मोहन वांचू ने किया है। जी न्यूज आज आपको इन कश्मीरी पंडितों की जुबानी सुनाएगा कि कैसे 1990 में कश्मीर को कट्टर इस्लाम के रंग में रंग दिया गया था। जो कश्मीरी मुसलमान पंडितों के दोस्त हुआ करते थे, वही दुश्मनों में बदल गए। भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान अगर पाकिस्तान हार जाता था और भारत जीत जाता था, तो कश्मीर की सड़कों पर कत्लेआम शुरू हो जाता था। हिंदुओं के घर जला दिए जाते थे, हिंदू पंडितों को धमकियां दी जाती थीं और उनकी मां और बेटियों का अपहरण कर लिया जाता था, और ऐसा खुलेआम होता था। यहां हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये सभी दावे जी न्यूज के नहीं, बल्कि उन कश्मीरी पंडितों के हैं जो 1990 तक कश्मीर में रहते थे और अत्याचारों की वजह से इन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा था। अमेरिका में रह रहे आदित्य बकाया ऐसे ही कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने उस दौर को बहुत करीब से देखा था। आदित्य ने यह बताया कि कैसे मुस्लिम महिलाओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों की आड़ में आतंकवादी लोगों का खून बहा रहे थे और 6-7 साल के छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए गए थे, जबकि इन बच्चों को यह भी पता नहीं था कि वो विरोध किसका कर रहे हैं, पत्थर किसके ऊपर फेंक रहे हैं। So men take more active role given the Muslim social hierarchy and actually pick up gun. But women play an active role in actually organizing campaigns, organizing protests, making it sound very liberal that women are on the road seeking azadi. But essentially what they are doing is masking the theme of militancy behind a veil of feminism. जिस तरह के आजादी के नारे आज भारत की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, आप न्यूज चैनल्स पर देखते होंगे, हर रोज अखबारों में देखते होंगे, चारों तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे ही आजादी के नारे 30 वर्ष पहले कश्मीर की सड़कों पर भी लगाए जा रहे थे। आदित्य बकाया की तरह अमेरिका में रहने वाले गौरव बजाज भी उस दौर के गवाह हैं जब कश्मीर में निजाम मुस्तफा के नारे लगाए जा रहे थे। निजाम मुस्तफा का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद के हिसाब से चलने वाला शासन। इतना ही नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान बनाए जाने के नारे भी तब खुलेआम लगाए जाते थे। उस दौरान कश्मीर के मुसलमानों के बीच पाकिस्तान की करेंसी बांटी जा रही थी और उन्हें पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलने के लिए कहा जा रहा था। यानी तब यह कहा जाता था कि कश्मीर में भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं चलेगा, बल्कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम चलेगा। वहां पर भारत की करेंसी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की करेंसी चलेगी। वहां दूरदर्शन नहीं दिखाया जाएगा, वहां पर पीटीवी दिखाया जाएगा। ये सब कुछ 1990 में हुआ था और हमारे देश के सारे लिबरल्स, सारे पत्रकार, सारे नेता उस समय छुट्टी पर चले गए थे। आप आदित्य बकाया और गौरव बजाज के मुंह से उस दौर की कहानी सुनिए
और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों को उनके पड़ोसी ही जान से मारने की धमकियां देने लगे थे, उनके घर जलाए जाने लगे और क्रिकेट मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार का गुस्सा भी कश्मीरी हिंदुओं पर निकाला जाने लगा। यानी उस जमाने में जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ करता था और कभी ऐसा लगने लगता था कि भारतीय टीम जीत रही है, तो कश्मीरी पंडित पहले से ही डर जाते थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं अगर भारत जीत गया तो फिर उनकी मुसीबत आ जाएगी और उनकी जान खतरे में आ जाएगी। I mean, they essentially declared that Nizam-e-Mustafa or whatever, and that this is we want to be an independent country. Somewhere around December of '89, I remember waking up early morning at around 4 a.m. This is winter, so it's really dark outside, to blaring sounds from a mosque which was literally 15 feet from my house in Bana Mohalla, Kashmir. So I wake up, I see my bua, my aunt, peeping through the window and almost sobbing. This was a sight I had never seen before, so once I was fully in my senses, I actually went all the way to the window and popped it open to see hordes of people. I could see to the end of the street on both the sides, and it was filled with people, mostly men, but also children and women, all shouting slogans of "Yahan kya chalega, Nizam-e-Mustafa, Yet kya bane Pakistan, Bata Vrost Bat Navsan." So in Kashmiri it means, or once you translate it from Kashmiri to Hindi or English, it would mean what will be formed here, i.e. Pakistan, without the Hindu men here, but with their women. That somewhat younger local Muslim population, I think they suspended reality. They started believing the propaganda, and they believed they could become Pakistan tomorrow. And of course, you must have heard stories that they started circling Pakistani currency locally. There was a point of time when they made local declarations that we have to start following Pakistan time, not Indian time anymore, and we should start following Pakistan standard time. तो ये कहा जाने लगा कि कश्मीर में अब लोगों को पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करना है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम फॉलो नहीं होगा। घड़ियां पाकिस्तान के समय के हिसाब से मिलाई जाएंगी। गौरव बजाज और आदित्य बकाया की तरह वीरेंद्र हक, नीरजा साधु, शशि टिक्कू गंजू और नीरजा हाकू भी वो कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने इस दौर को बहुत करीब से देखा और अपना ही घर और शहर छोड़ने के दर्द को उन्होंने झेला भी। ये सभी लोग अब अमेरिका में रहते हैं। हमने जब इनसे बात की तो पता चला कि 1990 में कश्मीर को हिंदुओं की कत्लगाह बनाने की तैयारी कर ली गई थी और इस पर अमल भी शुरू हो गया था। देखते ही देखते रातों रात इन लोगों के घर उजाड़ दिए गए, जला दिए गए, कई लोगों को मार दिया गया और महिलाओं के अपहरण का सिलसिला शुरू हो गया। सिर्फ इस बात का इंतजार रहता था कि अगला अपहरण किस महिला का होगा, किस बच्चे का होगा, अगली हत्या किसके घर में होगी। आप इन सब लोगों की बातें आज बहुत ध्यान से सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कैसे 700 वर्षों में कश्मीर की 100% हिंदू आबादी को 97% मुस्लिम आबादी में बदल दिया गया। इवन ऑन दैट 19 जनवरी तब भी हमने शायद या मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा कि दिस इज फॉर एवर, क्योंकि उससे पहले दिसंबर में मेरे फादर को थ्रेटनिंग कॉल्स और लेटर्स आई थी। क्या कहा था उन्होंने? उसमें ये बोला था कि आप जॉब छोड़ के चले जाएं यहाँ से, और नहीं तो आपका घर जलाएंगे, आपकी बेटी को ले जाएंगे, आपके पूरे परिवार को जला देंगे। which somehow he managed to talk to people in his office, जो बड़े उनके bosses वगैरह थे, तो somehow they settled it. We don't know how they settled, what they did, but they told him कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होने वाला है। धमकियां मिल रही थी, मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से। कौन दे रहे? जो आजू बाजू लोग थे, अपने ही लोग पराये हो गए थे। आजू बाजू जो कल तक इतने अच्छे थे, वहाँ पे मुसलमान नेबरहुड थे, मुस्लिम्स भी रहते थे। एवरीबडी वाज थ्रेटनिंग, निकल जाओ यहाँ से, कभी भी कुछ हो सकता है। It seemed like that's it, our life is done. हमें नहीं पता, जलाएंगे, मारेंगे, बुचर करेंगे, जो भी करेंगे, बट अगेन वी डिड नॉट थिंक कि हमें निकलना है यहाँ से। जो कश्मीर में जो पुराने जो डाउनटाउन में अपने जो घर होते थे, वो जैसे बड़े बड़े घर होते थे, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और वो इंडिया जीत जाता था और पाकिस्तान हार गया,
मेरे को अभी भी याद आता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है थ्रू द विंडो, एकदम इंसानों को जो सामने मिला उसे काट दिया, फेंक दिया और वो सैक में बंद करके. दैट मेमोरी आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ टाइम. दैट वाज विद माय ओन आईज आई हैव सीन इन दोज. क्या इंडिया हार गया तो? इंडिया अगर जीत जाता है तो पाकिस्तान, अपने जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो इतना, they couldn't tolerate that India can win the match. My father-in-law, you know, his name Dr. B.N. Khashu, you know, he was the first psychiatrist of Jammu and Kashmir state. And he dedicated his entire life to the service of the people of Jammu and Kashmir. His mind was there, you know. Up until his last day of life, this was the only thing that he kept asking us and himself. Will I ever go back to Srinagar? And he did. I would say he really didn't die a good death. He didn't deserve that kind of a death. 2 or 3 days after they arrived in Jammu, they were told that their house has been burnt. And our house also had a Shivji's temple, you know, in the yard. And along with that temple, you know, they have burnt and it's just razed to the ground. हमारे देश के बुद्धिजीवियों के लिए, हमारे देश के बड़े बड़े डिजाइनर पत्रकारों के लिए, हमारे देश के विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के लिए इन लोगों के दर्द की कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं. आगे बढ़ने से पहले आपको 1990 में घटी उन 2 वारदातों के बारे में हम जरूर बताना चाहेंगे जो हिंदुओं के खिलाफ हुई बर्बरता की सबसे बड़ी मिसाल है. और इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा. आजकल जो कुछ चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप ही के देश में 30 साल पहले जो कुछ हुआ था, उस दिन ये सारे के सारे जो लोग हैं जिन्हें देश की चिंता है, आज जिन्हें संविधान की चिंता है, जिन्हें लोकतंत्र की चिंता है, उस दिन ये सब लोग खामोश क्यों बैठे रहे. और उस दिन क्या, पिछले 30 साल में इन्होंने क्या एक दिन भी इस मुद्दे को उठाया. जून 1990 में कश्मीर के कुपवाड़ा के हाई स्कूल में लैब असिस्टेंट रही कश्मीरी पंडित गिरिजा टिक्कू का गैंग रेप करके उन्हें जान से मार दिया गया था. गिरिजा टिक्कू के अपहरणकर्ताओं ने उन्हें पहले बहलाया फुसलाया और बहला फुसलाकर बांदीपुरा बुला लिया. फिर उन्हीं के एक मुसलमान दोस्त के घर से दिन दहाड़े उनका अपहरण कर लिया गया और गैंग रेप के बाद उन्हें जिंदा ही एक आरी से 2 हिस्सों में काट दिया गया. आरी से 2 हिस्सों में काट दिया. पिछले साल नवंबर में अमेरिका में रहने वाली कश्मीरी पंडित और लेखक सुनंदा वशिष्ठ ने एक मानवाधिकार आयोग को भी 1990 के अत्याचारों की कहानी सुनाई थी. उन्होंने इस पैनल को बताया था कि कैसे आतंकवादियों ने बीके गंजू नाम के एक इंजीनियर को गोली मार दी थी. बीके गंजू अपनी जान बचाने के लिए चावल के एक कंटेनर में जाकर छिप गए, लेकिन उनके ही पड़ोसियों ने आतंकवादियों को यह बता दिया कि वो कहां छिपे हुए हैं. और इसके बाद आतंकवादियों ने बीके गंजू को वहां से बाहर निकाला और गोली मार दी. उनकी पत्नी को अपने पति के खून में डूबे हुए चावल खाने पर मजबूर किया. आतंकवादियों ने कहा कि तुम्हारे पति के खून से सने हुए जो चावल हैं ये तुम्हें खाने पड़ेंगे. आज अगर आप सुन रहे होंगे ये बात तो शायद आपके शरीर में सेहरन पैदा हो जाएगी. आप सुनंदा वशिष्ठ की जुबानी कश्मीर का ये सच भी आज सुन लीजिए और फिर हम अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे. My father is a Kashmiri Hindu. My mother is a Kashmiri Hindu. I am a Kashmiri Hindu. And our home and lives in Kashmir were destroyed by radical Islamic terrorism. As I begin to speak, I am choked. As I begin to speak, I'm choked by the thoughts of those voices I represent here because their voices were extinguished in the most brutal fashion. I am a member of the minority Hindu community from Kashmir, victim of the worst ethnic cleansing witnessed in independent India. I speak here today because I am a survivor. An innocent young woman, a lab assistant in a school, wasn't as lucky as I was. She was abducted, blindfolded, gang raped, and cut into 2 halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today. I am also the voice of young Kashmiri Hindu engineer who was hunted by terrorists
again for his faith. When terrorists came to kill him, he hid inside a rice container in his attic, and he would have been alive today had his location not been disclosed to the terrorists by his own neighbors. His neighbors he trusted, neighbors that we trusted. The terrorists shot him through the container and forced his wife to eat the blood-soaked rice. His name was B.K. Ganju. His crime, his faith. I speak for him today. I could go on and on. We have seen ISIS level of horror and brutality in Kashmir 30 years before the West was even introduced to the brutalities of radical Islamic terror. I'm glad these hearings are happening today, because when my family and I lost our homes, our livelihood, and our way of life, the world remained silent. रातों रात कश्मीर से निकाल गए ये वो कश्मीरी पंडित थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा नहीं की, शहरों को बंधक नहीं बनाया, हथियार नहीं उठाए। ये लोग आतंकवादी नहीं बने। ये लोग आज भी अपने हक की लड़ाई बहुत खामोशी से लड़ रहे हैं, अहिंसा के साथ लड़ रहे हैं। इन्होंने आजाद देश की मांग कभी नहीं उठाई। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और वो इंडिया जीत जाता था और पाकिस्तान हार गया। मेरे को अभी भी याद आता, मैंने अपनी आंखों से देखा है थ्रू द विंडो, एकदम इंसानों को जो सामने मिला उसे काट दिया, फेंक दिया। तो आप बस में बैठे हैं तो पीछे से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, वी डोंट नो कहां से आया, हम चल रहे हैं, पीछे से किसी को बुलेट लगा, हमें पता ही नहीं चलता था ये हो क्या रहा है। तो आज सांप्रदायिकता की बात करना एक बहुत बड़ा फैशन है। आज धर्मनिरपेक्षता की बात करना एक फैशन बन गया है। लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करने पर तुले हुए हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष हैं या नहीं। और धर्मनिरपेक्षता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक वर्ग पर डाल दी गई है। और इस देश में दो तरह के कानून बना दिए गए हैं, दो तरह के संविधान बना दिए गए हैं। जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, और जब इस देश में नया नागरिकता कानून आता है तब बहुत सारे जो इस तरह के लिबरल्स हैं, डिजाइनर पत्रकार हैं, ये कहने लगते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आज हमने आपको जिन कश्मीरी पंडितों के बयान सुनवाए हैं, उन्होंने खुद कहा कि 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, उस वक्त कश्मीर में पाकिस्तान के टीवी चैनल देखे जाते थे, PTV देखा जाता था। ये चैनल